राधे राधे दोस्तों। कहानी के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। बिनती, जरा पेन बाम तो ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? सुधा कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यही, मोटकी कहीं की। खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देख कर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देख कर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती है। वह तो चाहती है कि ये किसी तरह बोझ टले सर से। लेकिन चंदर, यह बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा कि इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताजुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर ने हंसकर कहा। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चूहल के और कुछ भी ना था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर मुंह फैलाकर हाथ नचाकर कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ? पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कामरेड की एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था कि सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर उस पोस्ट कार्ड पर लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि सुधा पापा की जान बचाने की एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर अब भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे? सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई है। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। दत्त, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों का राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी होती है। चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और सिनेमा देखने जाना है जरा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहेंगे। सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों से थोड़ी ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितने लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड सो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ आज जाओगे, समझ गए? तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शुरू होने में देर थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बंटी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था।
और घुटनों में ठुड्डी रखे हुए कुछ सोच रहा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी भी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल उठी। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सॉनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब के तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ चंदर चले, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह तो कुछ बोला ही नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं कहता, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह धीरे धीरे हट गया, और इधर वह यह विश्वास दिलाने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट से प्यार करती है, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन तक वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए, और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है कि मैं क्या किसी सार्जेंट से कम सुंदर हूँ। और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम जा नहीं सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला है। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम तो मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठ कर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई थी। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है, तो मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्तों में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो सिनेमा। आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी बाल, डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया मैंने। मेरा दम घुटेगा हाल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर गई कमरे में, और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग में वह जैसे निखर रही थी। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ कि यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें मैं कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लाइन में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा।
सिनेमा जाऊँगा। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊँगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया कि अपना गला की आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट से प्यार करती है। वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा। तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और वह मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं पागल हूँ, ओफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ रहने दो, उसका दिमाग और खराब होगा, जाओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सोलामी डेयर डांस्ड, सोलामी जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर जाकर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर सोलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह एक बाइबिल की कहानी है। असल में एक राजा था, हैराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छा नाचती थी। हैराद उस पर मुग्ध हो गया था, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैरात ने सेलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता के इन पाश्चात्य देशों की अपनी भतीजी पर ही हैरात मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हैरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया। तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स इतनी भयंकर शक्तिशाली भावना है कि यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग में संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जान जाओगे कि यह कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता है। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए थे। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला। हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे कि तुम कभी इस प्याले से शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ, पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा। तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगने लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रखकर कहा। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 झटके बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ कि अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत की ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में विवाह पक्ष की नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ,
लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी ना होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं, हर एक को तो होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सी हिरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासनापटी होती हैं और लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मालूम हुआ कि चित्र भ्रामात्मक था। वह बाइबिल की सलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। जब अब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले, पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा था और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही। वैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सी सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के कमरे के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा, रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने का मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास में ही नीवा गांव के किसी यहाँ शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ जा रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्यों बात कर रहे हैं? पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंख बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी का कॉलर के बीच सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़ कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। अभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वाह, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद का निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि चंदर उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वश तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितना दूरी, जितना अंतर, जितना पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन ऊबने लगा। जैसे एक विहंग शिशु घबरा कर अपने नीड़ के लिए तड़पता है, वैसे ही इस वक्त वह तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों। यह कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचन हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था।
फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती थी तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई तो लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में एक अजब सी आवाज़ें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठा। इतने में वह कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है जो उसे सचेत और सजग करती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि उसकी तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदा समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। इसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथ में जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई थी। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेत है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो वह देखा पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में भी वह टहलते टहलते फिर लेट गया। जैसे सामने की खुली हुई खिड़की से सैकड़ों तारे टूटकर भयानक तेजी से आ रहे हैं। उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी थी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि विनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर उधर कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों से के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास आकर बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया था, रात भर नींद नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वो मैकफर्सन झील गए और पम्मी पागल हो गई थी। फिर कैसे चंदर एकदम सुधा को याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही। यह तो अच्छा है कि ना कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो यह संबंधों में ना आए। इसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास हो इतने? सुधा बोली अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया कि तुम्हें इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते होगे कि यह भी अंतर ना रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों से मुस्कुराकर और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर को देखता रहा और फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं की, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है और वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से भी खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊँगा, यह मैं कभी नहीं सोच पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर की ओर देखती रही। फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। सुधा ने अपना हाथ लेकर कहा, लाओ या छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर का हाथ कांप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया? लेकिन होठ तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह
सुधा ने उसका हाथ फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी का स्पर्श का जहर उतर गया, अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा, उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है। झेपती कहाँ हूँ, बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना। जी हाँ गुरुआनी जी। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावारी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत इनको, कहीं सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न लिखवा दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर आया जैसे शरद की नीलाभ आकाश। जब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ, कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत नहीं आया? बिनती छेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो। आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझे कोई मतलब नहीं है। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे? हाथ पटक कर सुधा बोली।